हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। मैं आज आपको एक नेता, जिसमें चौधरी चरण सिंह को मैंने चुना है, और कुछ ब्यूरोक्रेट में केवल आईएएस और पीसीएस अधिकारी नहीं होंगे, दरोगा और कांस्टेबल भी शामिल होंगे, यानी सरकारी अमले का जिक्र करेंगे के बीच के संबंधों को हम बताते हैं। आपको हम बताते चलें कि चौधरी चरण सिंह का जन्म नूरपुर एक गांव है मेरठ कमिश्नरी में, उस समय हापुड़ ज़िले का हिस्सा हुआ करता था। वो मेरठ डिस्ट्रिक्ट भी था, जाहिर है ज़्यादातर कमिश्नरी ज़िला तो होते ही हैं। तो गाज़ियाबाद एक्चुअली ज़िला था, गाज़ियाबाद ज़िले में आता था। बाद में जब उनके पिताजी वहाँ से चले गए, तब जा कर के भले ही वो मेरठ ज़िला का हिस्सा हो गया, बागपत के पास चले गए थे, इसलिए बागपत क्षेत्र बना चौधरी चरण सिंह का और उनके पुत्र अजीत सिंह का और उनके पुत्र जयंत चौधरी का, जो कि इस समय केंद्र में राज्य मंत्री हैं। खैर, मोटे तौर पर आपको ये बताना है कि चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता थे। एक्चुअली उनके बाबा जो है वो बल्लभगढ़ के रहने वाले थे, और बल्लभगढ़ के राजा जो है संभवतः नाहर सिंह नाम था उनका, जो उन्होंने 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था, उसको सपोर्ट भी किया था, इसलिए उनको अंग्रेज़ों ने बाद में फांसी दे दिया था। तो उनके बाबा जो है के पुत्र जो मीर सिंह, इनके पिताजी थे चौधरी चरण सिंह के, ये नूरपुर में अनकट है, नूरपुर के पास एक टोला है अनकट नाम का, उसी वहीं एक झुग्गी झोंपड़ी में इनका जन्म हुआ था। छप्पर वाले मकान में इनका जन्म हुआ था दिसंबर 1902 में। और इन्होंने उच्च शिक्षा हासिल किया था आगरा विश्वविद्यालय से, जहाँ से ये पहले बीएससी साइंस से किया था, फिर उसके बाद से एमए हिस्ट्री से किया, और फिर वहीं से एलएलबी भी कर लिए 1928 में। उसके बाद से गाज़ियाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस भी करने लगे, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति भी थे चौधरी चरण सिंह। आपको इनकी दो स्टोरी के बारे में बताऊंगा। एक तो ये है कि इटावा में जब वो गए, माने वो मैले कुचैले, माने वो आम आदमी के नब्ज को टटोलना चाहते थे, आम आदमी की जगह अपने को रख करके चीज़ें समझना चाहते थे, इसलिए मैले कुचैले कपड़े में गए इटावा के पास एक थाना में, और वहाँ जा कर के बोले कि साहब ऐसी ऐसी मेरे साथ घटना घट गई है, चोरी का एक रिपोर्ट दर्ज कराना है। तो वहाँ पहले तो डांट दिया दरोगा वगैरह ने, बाद में जो है कहा एक कांस्टेबल ने कहा बाबा आप हम कर देंगे। फिर 36 रुपये या 34 रुपये में बात तय हुई उस समय। उस ज़माने में 36 और 34 रुपये भी बहुत महत्वपूर्ण हुआ करते थे। और फिर दरोगा ने, माने उस समय वो प्रधानमंत्री थे, मैं 1979 जुलाई से लेकर के 80 जनवरी तक की बात कर रहा हूँ, 6 महीना से कम समय तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे, मोरारजी देसाई के त्याग पत्र देने के बाद। एक्चुअली भारतीय लोक दल जो कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने बनाया था, और जब उन्होंने अलग अलग गुटों को मिला करके जनता पार्टी का गठन किया था, तो जयप्रकाश नारायण उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिए थे, बल्कि मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। जब मार्च 1977 में चुनाव हुए थे, और उस चुनाव के बाद जनता पार्टी के अलग अलग गुट, जिसमें भारतीय लोक दल भी एक शामिल था, उन्होंने मिल कर के छोटे मोटे दल सब मिल कर के जनता पार्टी का निर्माण किया, और मोरारजी देसाई उसके प्रधानमंत्री बने। लेकिन मोरारजी देसाई 28 महीना कंप्लीट होने के पहले ही रिजाइन कर दिए थे, और बाद में कांग्रेस यू आदि के सपोर्ट से ये चौधरी चरण सिंह 6 महीना से कम समय तक के लिए प्रधानमंत्री बने थे। कहा जाता है कि जुलाई में चूँकि ये बन गए थे, तो अगस्त में, जाहिर है 15 अगस्त को इन्होंने लाल किले से संबोधन किया ही होगा। कहा जाता है कि भाई ये ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी किसी पार्लियामेंट्री सत्र का वो फेस नहीं किया, और ये सही भी है भाई, 6 महीने से कम समय तक के लिए थे। उस दौरान कोई पार्लियामेंट का सेशन हुआ नहीं। अरे भाई, 2 सेशन होना साल में ज़रूरी है, 180 दिन ख़त्म होने पहले। तो ये अनुच्छेद 85 के तहत ये निर्धारित है, और इस प्रकार से ये किसी सेशन का सामना नहीं कर पाए थे। चंद्रशेखर सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो लगभग 4 महीना देश के प्रधानमंत्री थे।
जो कभी किसी लाल किले से संबोधन 15 अगस्त या 15 अगस्त को ही करता है प्रधानमंत्री। 26 जनवरी को तो गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन तो राष्ट्रपति का संबोधन होता है जो कि टेलीवाइज किया जाता है या रेडियो से प्रसारित किया जाता है, लोग उसको सुनते हैं। जो एक दिन पहले या एक दिन 15 अगस्त जो इंडिपेंडेंस डे होता है उस दिन उसमें एक दिन पहले राष्ट्रपति संबोधित करता है देश को। और 26 जनवरी को वो तमाम तरह के पद्म अवार्डों का घोषणा करता है और उसका प्रसारण सुबह भी होता है और शाम को भी हो सकता है, एक दिन पहले। तो इस प्रकार से मैं बात कर रहा हूँ चौधरी चरण सिंह और चंद्रशेखर की, लेकिन मुख्य फोकस यहाँ चौधरी चरण सिंह ही हैं। चौधरी चरण सिंह के बारे में कहा जाता है वो 5 भाई बहन थे, जबकि उनके खुद के 6 बच्चे थे। इनमें अजीत सिंह एक प्रमुख व्यक्ति थे जो कि उनके बाद उनकी विरासत को संभाले। मीर सिंह ने जो संस्कार दिए थे चौधरी चरण सिंह को, मीर सिंह उनके पिताजी का नाम था, और सम मिसेस कौर उनकी माता जी थी, वो एक पंजाबी थी। ये तेवतिया सिवी जाट समुदाय से या गोत्र से संबंधित थे, जाट ही थे मुख्य रूप से, ठीक है। इनके छः बच्चे थे जिसमें भाई बहन मिला करके मुख्य अजीत सिंह ही राजनीति में निकले, इनकी विरासत को संभाले और आगे बढ़ाए। और अजीत सिंह के बेटे जो जयंत चौधरी हैं वो इनकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि चौधरी चरण सिंह इकलौते बेटे थे मीर सिंह के, ये गलत होगा। और इसी प्रकार से अजीत सिंह इकलौती संतान थे चौधरी चरण सिंह के, ये भी गलत होगा। मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि ये लोग बागपत क्षेत्र को क्षेत्र अपना बनाए, चूँकि बागपत में इनके पिताजी बाद में चले गए तो उसी क्षेत्र में चले गए थे, तो बागपत को इन लोगों ने अपना निर्वाचन क्षेत्र बनाया और वहीं से ये बाद में चुनाव भी लड़ने लगे। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में अजीत सिंह ने जो चुनाव लड़ा था उनको हरा दिया था मुजफ्फरनगर से। पहले बलियान साहब ने जो कि पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री थे उन्होंने हरा दिया था, और मथुरा से जयंत चौधरी भी हार गए थे हेमा मालिनी के हाथों। खैर उस समय का माहौल अलग था और 2024 में लोकसभा के चुनाव का माहौल कुछ अजीब सा हो गया था, कुछ और हो गया था, उसकी चर्चा हम यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो चौधरी चरण सिंह मैले कुचेले वस्त्र में इटावा के पास एक थाने पर पहुँचे और वहाँ पहुँच करके उन्होंने चोरी का एक मुकदमा दर्ज कराना चाहा कि भाई रात में उनके बैल या गाय जो भी है वो खोल ले गए हैं चोर सब, और दरोगा ने उनको डांट करके भगा दिया। बाद में एक कांस्टेबल ने कहा कि भाई कुछ पैसा वैसा है तो निकालो, फिर हम करवाते हैं दर्ज मुकदमा। तो 36 रुपये या 34 रुपये में बात तय हुई, उन्होंने पॉकेट से निकाला और दे दिया। बाद में FIR लिखा गया, तो FIR पर हुआ भाई आप सिग्नेचर करिए और मुहर लगाइए। तो उन्होंने सिग्नेचर किया और उसके बाद से मुहर पॉकेट से निकाल करके लगाया। तो प्रधानमंत्री भारत सरकार जब ये मुहर लगाया उन्होंने तो पूरे थाने में हड़कंप मच गया। बाद में पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया गया, हालांकि बाद में बहाल भी हो गए सब कांस्टेबल और दरोगा सब, लेकिन तत्काल में सस्पेंड कर दिया गया चूँकि प्रधानमंत्री का रिकमेंडेशन था। उस समय संभवतः बनारसी दास गुप्ता जो कि जनता पार्टी के ही थे, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे जो कि राम नरेश यादव के बाद हुए थे। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से एक वाकया तो ये है। दूसरा वाकया, हम जिस रिटायर्ड IAS के साथ काम करते थे इलाहाबाद में, उनके साथ थे, उनका पत्र वगैरह लिखा करते थे। चूँकि हम भी छोटे परिवार से आते थे तो वो कुछ पैसा हमको देते थे, तो इस वजह से हमको कुछ मदद मिल जाती थी, घर से ज़्यादा हमको हेल्प मिल नहीं पाता था। तो इस प्रकार से के कृष्ण कुमार गोविला, के गोविला उनका नाम था, वो इंडस्ट्री सेक्रेटरी वगैरह रह चुके थे। तो जब वो यहाँ के इलाहाबाद में प्रमुख ADM प्रोजेक्ट थे तो उसमें उनको शायद कुंभ मेला लगा था, और अर्ध कुंभ के बाद कुंभ मेला जो 12 साल पे लगता है। और 1967 में चरण सिंह कांग्रेस की तरफ से चीफ मिनिस्टर थे, हालांकि बाद में रिजाइन कर दिया था, 1 साल मुश्किल से चीफ मिनिस्टर रहे होंगे। दोबारा फिर 1970 में चीफ मिनिस्टर होकर के आए थे। खैर वो एक लंबी कहानी है। और के पांडे जो लोक सेवा आयोग के बाद में चल करके मेम्बरान भी हुए, वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे, एक सीनियर IAS ऑफिसर थे।
तो के गोविला को उनके रिकमेंडेशन पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना दिया गया उसका, क्या कहते हैं, माघ मेला का। और उन्होंने ईमानदार लोगों को चुन चुन करके ठेका पट्टा दिया, ये खुद उन्होंने बताया है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये गोविला साहब ने खुद मुझे सुनाया था। और वो झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे, वो सही बोले। चूँकि अन्य लोगों से रिटायरमेंट के बाद भी अन्य लोग उनको सलाम करते थे, इससे पता चलता है कि वो एक दमदार अधिकारी रहे। और बहुत सारे उनके पास पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी भी आया करते थे। ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार गृह मंत्रालय के थे, उसमें उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो भी उस समय आते थे उनके पास। वीपी सिंह जो कि वित्त मंत्री थे वो भी आया करते थे। राजीव गांधी की सरकार थी उस समय। तो मैंने अंडर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया था, फिर उसके बाद से सेशन लेट होने की वजह से अंडर ग्रेजुएशन करने में ही टाइम लग गया। फिर पीजी करते करते मुझे काफ़ी टाइम हो गया। और उसके बाद तब तक मैंने 97 तक मैं एक्टिव रहा एकेडमिक लाइफ में, 97 तक। उसके बाद से फिर मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। खैर जो भी है, तो इस प्रकार से मैं पीसीएस देने में मेरी कभी दिलचस्पी थी नहीं। एक बार दिया था तो पीसीएस में मेरा हुआ भी था, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी की सरकार थी और उनके समय में जो गृह मंत्री भी, मंत्रालय भी शायद उन्होंने एक रिश्तेदार को कराना था, तो मेरा जिला पंचायत राज अधिकारी में सिलेक्शन हो भी गया था। लेकिन उन्होंने लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को फ़ोन करके रात ही में मेरा बदलवा दिया था। ये बातें मुझे गोपन विभाग के प्रमुख जो थे, हमारे मकान मालिक के रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बताया था कि मैं उस समय गोरखपुर में रहा करता था। खैर ये पुरानी बातें हो गई। तो चौधरी चरण सिंह के साथ दूसरा वाकया जो जुड़ा हुआ है वो भी मैं बता देता हूँ। कृष्ण कुमार गोविला को मुख्य कार्यपालक अधिकारी माघ मेला का बनाया गया और वो के पांडे के रिकमेंडेशन पर ही बनाया गया। लेकिन उन्होंने ईमानदार लोगों को ही चुन चुन कर, चूँकि करोड़ों का ठेका पट्टा होता है, तब भी होता था, आज भी होता है भाई। उसमें दरी बिछाया जाना है, त्रिपाल बिछाया जाना है, या जो मार्ग होते हैं उनमें तमाम काम करने होते हैं, टीन के तमाम चीज़ें बिछानी पड़ती हैं, और माघ मेला की सफाई करनी होती है। माघ मेला में बिजली की व्यवस्था करनी होती है, पानी की व्यवस्था, लैट्रिन की व्यवस्था करनी होती है। तमाम तरह के ठेके पट्टे होते हैं। ये सरकारें जनरली ठेके पट्टे के आधार पर ही कराती हैं, यानी ठेकेदारी इनको करते हैं। तो कांग्रेस का जो लोकल लीडर था वो हेमवती नंदन बहुगुणा का करीबी था। हेमवती नंदन बहुगुणा उस समय इलाहाबाद से कांग्रेस के एक दमदार नेता थे। तो वो पहले हेमवती नंदन बहुगुणा से मिला, बाद में वो रिप्रेजेंटेशन करते हुए चरण सिंह के पास जा पहुंचा। चरण सिंह ही राज्य के मुख्यमंत्री थे। आपको बताएं कि सबसे पहले मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के गोविंद वल्लभ पंत हैं, दूसरे संपूर्णानंद हैं, तीसरे संभवतः सूरजभान गुप्ता हैं, ये पांचवें संभवतः मुख्यमंत्री हैं, पांचवें प्रधानमंत्री भी हैं। तो इस प्रकार से ये माने चौधरी चरण सिंह एक दमदार मुख्यमंत्री माने जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के समय इनका पहला कार्यकाल लगभग 1 साल का ही था, उसके बाद से इन्होंने रिजाइन कर दिया था। और इनके प्रयास के परिणाम स्वरूप पंडित नेहरू भी इनसे घबराते थे। उस समय लैंड रिफॉर्म्स यानी भू सुधार संबंधी जो आंदोलन चला था, जिसके तहत कई तरह के भूमि सुधार, जमींदारी उन्मूलन प्रथा का की शुरुआत इन्हीं के प्रयास से समय हुई। उस समय उत्तर प्रदेश में ये रेवेन्यू सेक्रेटरी थे और उत्तर प्रदेश विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया जा चुका था। ये उसके पहले पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी थे। 1952 में जो राज्य विधानसभा का गठन हुआ था, उस समय ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, बाद में ये रेवेन्यू मिनिस्टर हो गए थे। उस समय लैंड रिफॉर्म्स, भू सुधार संबंधी कई काम इन्होंने किया था। किसानों के लिए इनका दिल हमेशा धड़कता रहता था। अब हम आ जाते हैं मुद्दे पर। तो कृष्ण कुमार गोविला का अपॉइंटमेंट ईमानदार जान करके के पांडे ने कराया था। के पांडे भी ईमानदार थे। पी एस अप्पू साहब जो बिहार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे, वो कहा करते थे कि भाई 50 और 60 के दशक में 95% ब्यूरोक्रेट ईमानदार होते थे, केवल 5% भ्रष्ट होते थे। लेकिन जो भ्रष्ट होते थे उनका भी समाज बहिष्करण यानी सोशल बायकॉट हो जाता था। लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया है। 90 यानी उसके बाद 70 के दशक, 80 के दशक के बाद चीज़ें बिल्कुल बदल गई। जो जितना बड़ा भ्रष्ट अधिकारी है, जितना आलीशान मकान बनवाया है,
जितना आलीशान उसके उसके शानो शौकत है, खेती बाड़ी है, XYZ है, बैंक बैलेंस है, अपने बीवी का जेवर खरीदा है, उसकी शान उसने ही कसीदे गांव वाले गढ़ने लगे। दूसरे शब्दों में उसकी उतनी इज्जत बन गई और बाद में चल करके धीरे धीरे इसका इतना महिमांडन हो गया कि जेई से लेकर ऊपर तक सब घूसखोर हो गए। पटवारी जिसकी शुरुआत माना जाता है चौधरी चरण सिंह ने ही कराया था। 1952 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए बीडीओ की शुरुआत किया था। बीडीओ एक नया पद था जिसकी शुरुआत पंडित नेहरू ने किया था। तो कहा जाता है ये सभी जबरदस्त तरीके से भ्रष्ट हो गए। वैसे भी वेलफेयर स्टेट के लिए भारी भरकम पैसा केंद्र सरकार राज्यों को देती थी, राज्य लोकल ब्यूरोक्रेट्स को जैसे ब्लॉक स्तर को दिया करते थे, तो तहसील स्तर को दिया करते थे। इससे जुड़े हुए अधिकारी भ्रष्ट होते चले गए और समाज में इनका महिमा मंडन होता चला गया। इससे इनको भ्रष्टाचार करने का एनकरेजमेंट मिलता चला गया, प्रोत्साहन मिलता चला गया, वही इंसेंटिव का काम करने लगा। खैर, तो के पांडे उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे और एनेक्सी भवन में तब भी चौधरी चरण सिंह बैठा करते थे। आज भी चीफ मिनिस्टर वहीं बैठता है यूपी का। तो एनेक्सी भवन में ये बैठे हुए थे, के पांडे बैठे हुए थे। तब तक ये नेता पहुंचा इलाहाबाद का, जो कांग्रेस का जिला अध्यक्ष था। ये हेमवती नंदन बहुगुणा के शह पर वहाँ पहुंचा था। उसने कहा कि सर, कांग्रेस की सरकार बर्बाद हो जाएगी, कांग्रेस का जनाधार ही नहीं बचेगा अगर ठेका पट्टा दूसरे लोगों को दिया गया, दूसरे विचारधारा का। और अनाप शनाप मनगढ़ंत बातें सुनाया कि वहाँ का जो अधिकारी है वह तो केवल दूसरे पार्टियों को, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उस समय समाजवादी पार्टी वगैरह थी नहीं, जनता पार्टी भी नहीं थी उस समय, दूसरे लोकल पार्टीज थी, उनको प्रोत्साहन दे रहा है, उनके लोगों को चुन चुन करके उसने ठेका पट्टा दे रखा है। इस प्रकार से कांग्रेस का सफाया जिले में तय है। पहली बार चरण सिंह ने उसको नज़रअंदाज कर दिया। फिर एक सप्ताह बाद दूसरी बार फिर वो पहुंचा डेलीगेशन लेकर के, प्रतिनिधित्व करते हुए, और उसने चौधरी चरण सिंह पर दबाव बनाया, ऐसा ऐसा किया। जिसके पहले हेमवती नंदन बहुगुणा भी कहा जाता है, उन्होंने भी फ़ोन कर दिया था। तो चौधरी चरण सिंह दूसरी बार सब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और उन्होंने के पांडे से कहा कि अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी से उसका फाइल मंगाओ और तुरंत उसका तबादला वहाँ से करो। दूसरे शब्दों में, मेरा साइन कराओ और तुरंत उसका तबादला, यानी गोविला साहब के का तबादला जो है माघ मेला से करो। लेकिन गोविला साहब भी एकदम ईमानदार आदमी थे। मैंने रिटायरमेंट के समय सोचिए, उनके बैंक का बड़ौदा खाते में 242 रुपये मात्र थे। अब आप इससे समझ सकते हैं, जबकि वो गरीबों के अपने मैंने रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलता था उससे तमाम तरह के एक खान करके था, वो कलकत्ता से पॉलिटेक्निक कर रहा था, उसकी बड़ी मदद उन्होंने किया था। बाद में उसको कोई सरकारी नौकरी मिल गई थी। इसी प्रकार से तमाम बच्चों की मदद किया करते थे, हमारी भी मदद किया ही करते थे। तभी तो हम उनके पर्सनल सेक्रेटरी बन गए थे रिटायरमेंट के बाद। उनका पत्र वगैरह पोस्ट किया करते थे, लिखा करते थे, पोस्ट कर दिया करते थे। खैर, अंग्रेजी हमारी उसी समय दुरुस्त हुई थी, उन्होंने ही दुरुस्त कराया था, इसका श्रेय उन्हीं को जाता है। खैर, जो भी है, तो के गोविला साहब भी एक ईमानदार आदमी थे, के पांडे भी एक ईमानदार आदमी थे। तो के पांडे सेक्रेटरी से, अपॉइंटमेंट सेक्रेटरी से, प्रतिनियुक्ति सचिव से फाइल तो मंगाया, लेकिन फाइल चौधरी चरण सिंह के मुंह पर सामने फेंक करके टेबल पर गुस्से से बाहर हो गए। मैंने सामने फेंकने का मतलब मुंह पर फेंकने जैसा ही हुआ। और चीफ मिनिस्टर के सामने इस धृष्टता का मतलब होता है सीधे बर्खास्तगी। उस समय सीसीटीवी कैमरा तो नहीं थे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की बात ही उस समय प्रमुखता से मानी जाती थी। और चौधरी चरण सिंह कोई छोटे मोटे नेता भी नहीं थे। इंदिरा गांधी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और चौधरी चरण सिंह को बहुत मानती थी, जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा को मानती थी। यानी चौधरी चरण सिंह को बागपत इलाके का किसानों का नेता कहा ही जाता था। तो चौधरी चरण सिंह के सामने फाइल फेंक करके के पांडे चल दिए घर। थोड़ी देर बाद, 2 घंटे बाद आए, उनके आंखों में आंसू थे। तो चपरासी से पूछे, साहब बैठे हैं क्या? तो चपरासी बोला, हाँ साहब बैठे हैं। उस समय इतना तामझाम ऑर्डरली और सिक्योरिटी इत्यादि का नहीं था कि Z+ सिक्योरिटी, ब्लैक हेड कमांडो, XYZ दिए जाएं, ये सब चीज़ें नहीं थी। उस समय सिंपल राज्य पुलिस के 1-2 सिक्योरिटी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रहेंगे, 1-2 सिक्योरिटी वाले होते थे, कुछ कांस्टेबल होते थे, वही चीफ मिनिस्टर की सुरक्षा किया करते थे। तो इस प्रकार से चौधरी चरण सिंह अपने दफ्तर में बैठे हुए थे।
के पांडे अपने भीगी आंखों से उनके चेंबर में दाखिल हुए। चौधरी चरण सिंह उनको देख करके मुस्कुराने लगे। कहे के पांडे, तुमको लग रहा होगा कि तुमने गलती कर दिया है, तुम एक ईमानदार अफसर हो, लेकिन तुमने कोई गलती नहीं किया। चौधरी चरण सिंह ने कहा कि तुमने कोई गलती नहीं किया, तुम एक ईमानदार अफसर हो, और ईमानदार अफसर जब गुस्से में आता है तो यही काम, ऑनेस्ट आदमी जब एंगर में अपने पायजामा से बाहर होता है, कहने का मतलब, तो ऐसे ही धृष्टता करता है, लेकिन वास्तव में वो धृष्टता होती नहीं है, वो उसके गुस्से का इजहार होता है। भाई उसके सिद्धांत से समझौता किया जा रहा है। तो अब जितने ईमानदार तुम हो, इसका मतलब कि वो तुमसे भी बड़ा ईमानदार है, तभी तुम उसके ट्रांसफ़र को रजिस्ट कर रहे हो। और अब चाहे मेरी पार्टी रहे या चूल्हे भाड़ में जाए इलाहाबाद में, लेकिन उसका ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये उस समय के नेता सब किया करते थे। ये चौधरी चरण सिंह के वाक़यात हैं। ये दो वाक़यात इनके बहुत ही मशहूर हैं। एक तीसरा वाक़यात भी, वो भी सुना दे रहा हूँ। एक्चुअली जब चौधरी चरण सिंह वो आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो उस समय अंग्रेज़ों का ज़माना था। कहा जाता है कि उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था, और उसके बाद उस समय अंग्रेज़ों के आदेश पर एक सब इंस्पेक्टर था जो प्रमोट होकर के बाद में कोतवाल हो गया था। उसने इनके सर पर एक डंडा मार दिया था। छोटे कद के आदमी थे, सर से रक्त की धारा बहने लगी थी। इस कार मार्ग बन गया। तो बाद में 1952 के बाद जब उस समय गोविंद वल्लभ पंत चीफ मिनिस्टर हुए और ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हुए, तो उसके बाद भी इन्होंने खोज खबर नहीं ली। लेकिन बाद में जब 1977 के चुनाव के बाद ये केंद्रीय गृह मंत्री हुए, तब ये बागपत के दौरे पर थे, और उस समय जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, समोताराम नरेश गुप्ता ही थे। ठीक है, तो वो उनसे कहे भाई वो फलाने नाम का, वो नाम उनको पता था, भाई फलाने नाम का सब इंस्पेक्टर देखवाइए कहाँ है। तो पता चला कि भाई वो बागपत में ही इंस्पेक्टर, कोतवाली में इंस्पेक्टर बन करके बैठा हुआ है। तो उसको बुलवाए, बोले कि तुम मुझे पहचान रहे हो, बहुत पुराना वाक़या है, लेकिन तुम मुझे पहचान रहे हो? तो बोला हाँ साहब, ज़रूर पहचान रहे हैं हम। आप इस समय केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और हमको फ़ोन आया था ड्यूटी के लिए, तो हमने अपने समकक्ष लोगों की ड्यूटी लगा दी थी, आप आए हुए थे तो। और एक डंडा हमने अंग्रेज अधिकारी के कहने पर आपके सर पर मारा था 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो कहते को इसका स्कार मार्क, यानी उसके निशान अभी भी मेरे सर पर मौजूद हैं। बताओ तुम्हारे साथ क्या, तुमको क्या दंड प्रस्तावित किया जाए? कहा कि हुजूर मैं तो सरकार का डंडा हूँ, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी, उनका डंडा था। आज आपकी सरकार है, आप आज आपका डंडा, आप कहे तो मैं किसी और का मार के सर फोड़ दूंगा। तो बोले, बहुत प्रसन्न हुए चौधरी चरण सिंह, और उन्होंने जो है वो कहा कि भाई ठीक है, तुमको इंस्पेक्टर को तो यानी कोतवाल से प्रमोट करके हम डिप्टी एसपी बना देते हैं। दोनों 3 बिल्ला लगाते हैं। पीतल का 3 बिल्ला लगाता है तो वो नॉन गस्टेड कोतवाल यानी इंस्पेक्टर होता है, जो सब इंस्पेक्टर से प्रमोट करके होता है। और जब वो चांदी का लगाता है तो गस्टेड सीओ, सर्किल ऑफिसर या डिप्टी एसपी रैंक का कोई भी अधिकारी होता है, जो राज्य पीसीएस सेवा से जाते हैं। तो इस प्रकार से बिहार में उनको डीपीआरओ भी कहा जाता है। और ज़्यादातर लोगों की चॉइस, पहली चॉइस डिप्टी एसपी की ही होती है। डिप्टी एसपी बिहार के लिए बहुत बड़ा अधिकारी माना जाता है। खैर जो भी है, मोटे तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि ये चौधरी चरण सिंह के जीवन से जुड़े हुए 3 वाक़यात थे जो हमने आपको सुनाई, यानी सादगी और सरलता, ये उनकी पहचान थी। यही चीज़ आज के नेताओं में देखने को नहीं मिलती है। रही बात ब्यूरोक्रेट की, नौकरशाहों की, तो के पांडे और कृष्ण कुमार गोविला की तरह से होना चाहिए, यानी के गोविला की तरह से होना चाहिए, या के पांडे की तरह से होना चाहिए, ईमानदार। दूसरे शब्दों में, हम तो कभी भी स्टूडेंट को भ्रष्ट बनने के का सुझाव नहीं देते। हालांकि हमारे कई स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जो कि असम या दूसरे राज्यों में हैं, और वो कहते हैं सर यहाँ 600-700-800 का बजट होता है सालाना, उसका 10% बिना कहे हुए यानी 60-70 करोड़ रुपए डिप्टी कमिश्नर असम में कहलाता है। वहाँ डुबरी जिला के मेरे अभी स्टूडेंट कुछ दिन पहले तक डीएम थे, बाद में वो दूसरे जगह उनका ट्रांसफ़र कर दिया है, हेमंत बिश्व शर्मा ने। तो इस प्रकार से वो कह रहे थे कि 60-70 करोड़ तो कहीं नहीं गया है, इसमें 10 करोड़ मान लीजिए पार्टी फंड में दे दिए, तभी 50-60 करोड़ रुपया तो बच ही जाता है अपने लिए।
बहुत पैसा होता है भाई, साल भर में आप 50-60 करोड़, ये केवल कमीशन होता है, यानी सरकार जो फंड रिलीज करती है उसमें हिस्सेदारी होती है। जो घूस का पैसा है वो अलग होता है। तो जो आदमी कमीशन ले सकता है वो घूसखोरी भी कर सकता है। लेकिन खैर आज का ये दस्तूर है, हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, हम नैतिकता की बातें कर रहे हैं। तो खैर ये इस मॉरल इसका इस स्टोरी का मॉरल ये है कि ब्यूरोक्रेट को ईमानदार होना चाहिए। कृष्ण कुमार गोविला भी आईएएस अधिकारी थे, पीसीएस से आईएएस हुए थे, और के पांडे तो डायरेक्ट आईएएस थे। और ये क्या नाम है कि जो इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर या थाने या कांस्टेबल का जिक्र किया, ये तो नॉन गेस्टेड पोस्ट वाले छोटे मोटे अधिकारी थे या कांस्टेबल थे। खैर, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।